अनीता बहुत ही संस्कारी एवं सुशील लड़की है। अनीता की शादी को पूरे 2 साल हो चुके हैं। अपने ससुराल की जिम्मेदारी बखूबी तरीके से निभा रही थी। एक दिन अनीता रोज की तरह सुबह सुबह अपने सारे काम निपटा रही थी। दोनों नंदे छुट्टियां बिताने आई हुई थी। काम कुछ ज़्यादा था, सबकी अलग अलग फरमाइशें थी। वक्त भी लग रहा था और अनीता चक्कर गिन्नी की तरह घूम रही थी। तभी पापा का फोन आया। माँ को पैरालिसिस अटैक आ गया है, इसलिए जल्द से जल्द मुझे वहाँ पहुँचना होगा। ये खबर सुनते ही अनीता के होश ही उड़ गए। मानो सब कुछ रेत की तरह फिसलता हुआ नजर आने लगा। माँ का चेहरा अनीता की आंखों के सामने आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि दौड़कर चली जाऊं, उड़कर पहुंच जाऊं उनके पास, लेकिन यह मुमकिन नहीं था। इसलिए फटाफट राजीव को फ़ोन किया, उन्हें स्थिति से अवगत कराया और टिकट करवाने के लिए कहा। लेकिन उनका जवाब था कि एक बार मम्मी से पूछ लो या पापा से कहो। राजीव, इसमें पूछने या परमिशन लेने वाली क्या बात है, और वैसे भी मैं मम्मी को बताकर ही जाऊंगी। आप जल्दी से टिकट बनवा दीजिए, मैं बैग पैक कर रही हूँ। शाम की गाड़ी से निकलूंगी तो रात 10 बजे तक पहुँच जाऊंगी। इस बीच मम्मी को भी बता दूंगी। अरे यार, दीदी आई हुई हैं, ऐसे में तुम चली जाओगी तो मम्मी गुस्सा होंगी। ऐसा करो, एक बार पापा से फ़ोन करवा लो। इस समय मैं फ़ोन नहीं करवा सकती, बाकी मम्मी से पूछ लूँगी। बस आप टिकट बनवाइए जल्दी। राजीव की बातें सुनकर अनीता को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन इस समय वह किसी भी प्रकार की बहस नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वह जानती थी कि राजीव वह है जो आज भी अपनी माँ के आंचल से निकलना नहीं चाहते। इसलिए फ़ोन रखकर अनीता ने मम्मी जी से जाकर बात की, और जैसा कि उम्मीद थी, मम्मी जी ने साफ शब्दों में अनीता को मायके जाने से मना कर दिया। मम्मी जी, मेरी मम्मी हॉस्पिटल में भर्ती हैं। उनकी कंडीशन सीरियस है, इसलिए मैं आपसे परमिशन लेने नहीं आई, केवल आपको बताने आई हूँ। माँ है वह मेरी, और इस समय जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रही हैं। अरे कुछ नहीं होने वाला, तुम्हारी माँ को क्यों चिंता करती हो? और मैं क्या तुम्हारी माँ नहीं हूँ? हम क्या तुम्हारा परिवार नहीं है? और ये जो तुम्हारी नंदे आई हुई हैं, इनका क्या? यह भी तो हजारों अरमान लेकर आई है ना कि भाभी के साथ घूमने जाएंगे, सेवा करवाएंगे। उनका क्या? घूमने जाने के मौके बाद में मिल जाएंगे, लेकिन वहाँ जो हालात हैं उसे देखते हुए मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। बाकी आपकी मर्जी। इतना कहकर मैं बैग पैक करने लगी। नहीं जानती थी कि इस बीच मम्मी जी ने राजीव को कोई नई पट्टी पढ़ा देंगी। थोड़ी देर बाद मेरा फ़ोन बज उठा। देखा तो राजीव का ही फ़ोन था। हेलो, क्या हुआ? टिकट बन गई? अरे यार, टिकट क्या बनाऊँ? मम्मी तो मना कर रही हैं और तुम कह रही हो टिकट बनवा दो, टिकट बनवा दो। अब बताओ क्या करूँ मैं? तुम समझो ना, अगर मम्मी मना कर रही हैं तो मत जाओ। राजीव, चाहे कोई मुझे परमिशन दे या ना दे, लेकिन मैं अभी मायके जाऊंगी, मतलब जाऊंगी। आप अगर टिकट करवा सकते हैं तो बताइए, मैं बस स्टैंड जाकर डायरेक्ट बस पकड़ लूंगी। इतना कहकर अनीता ने फ़ोन काट दिया और जल्दी जल्दी सामान पैक करने लगी। दिल में एक छोटी सी उम्मीद थी कि राजीव थोड़ी देर में टिकट करवा कर फ़ोन करेंगे, लेकिन आधे घंटे तक जब कोई रिप्लाई नहीं आया तो अनीता ने उन्हें मैसेज किया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। थोड़ी देर बाद फ़ोन किया, तब भी उन्होंने जवाब नहीं दिया। लेकिन हाँ, थोड़ी ही देर में मम्मी जी ने आकर चिल्लाना शुरू कर दिया, जब तुम्हें एक बार मना कर दिया तो फिर बार बार मेरे बेटे को फ़ोन करके परेशान क्यों कर रही हो? अगर ससुराल वाले परमिशन नहीं देते हैं ना, तो बार बार मायके नहीं जाया जाता, समझी? लेकिन तुम हो कि कोई बात समझना ही नहीं चाहती हो। यहाँ तक कि तुम्हारे पापा ने तो फ़ोन करके भी हमें नहीं बताया, ना ही राजीव के पापा को फ़ोन आया है। आपके बेटे को मैंने कब कब फ़ोन किया है, कब मैसेज किया है? आप इस सब पर नज़र रखती हैं। शायद मैंने ही गलती कर दी, जो इतनी देर तक मैंने राजीव का इंतज़ार किया और उनसे ये उम्मीद रखी कि वह मुझे
आपके खिलाफ जाकर टिकट बनवा कर देंगे। लेकिन यह मेरी गलती थी। इतना कहकर अनीता ने अपना बैग उठाया, कैब बुक करवाई और बस स्टैंड की तरफ रवाना हो गई। जानती थी कि बस में सीट मिल ही जाएगी। हालांकि मुझे बस में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन इस समय मेरे लिए वह दिक्कत मायने नहीं रखती थी। इसलिए टिकट खरीदी और फटाफट अपनी सीट पर जाकर बैठ गई। आज 4 घंटे का रास्ता मेरे लिए 40 घंटे का हो गया था। हर पल माँ से दूर होने का डर सताए जा रहा था। पल पल आंखों से आंसू बह रहे थे। एक तरफ माँ को खो देने का डर था, तो दूसरी तरफ अपने ससुराल वालों के द्वारा किया गया व्यवहार। मन में बार बार यही आ रहा था कि जिस इंसान से मैंने शादी की है, अगर वही मेरा साथ नहीं दे सकता, मुश्किल घड़ी में मेरे साथ खड़ा नहीं हो सकता, तो फिर क्या मतलब है। ऐसे विवाह का बड़ी मुश्किल से 4 घंटे का रास्ता खत्म किया। बस स्टैंड से अपने घर के लिए ऑटो किया और पहुंच गई। भाभी ने दरवाज़ा खोला और मुझसे लिपट गई। मुझे गले लगाकर उनकी रुलाई फूट गई। अनीता का मन एक अनजाने डर से आशंकित हो उठा। भाभी, क्या हुआ? सब ठीक है ना? आप रो क्यों रही हो? दीदी, जो नहीं होना चाहिए था वह हो गया। आप जल्दी क्यों नहीं आए? जाते जाते भी मम्मी की जुबान पर आप ही का नाम था। इतना कहकर भाभी फिर से फूट फूट कर रो पड़ी और अनीता वहीं जड़वत खड़ी थी। अनीता को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। दिमाग सुन्न हो चुका था। अपने होश खो बैठी थी अनीता, और अगले ही पल अनीता वहीं पर गिर पड़ी। जब होश आया तो सुबह हो चुकी थी। तबीयत बिगड़ने की वजह से शायद अनीता को यह होश नहीं था कि कब रात से सुबह हो गई। अनीता भाभी के कमरे में लेटी हुई थी। बाहर माँ की अंतिम विदाई की तैयारियां चल रही थी। एक दूसरे को संभालते हुए हमने जैसे तैसे माँ के अंतिम संस्कार की विधि को पूरा किया। हालांकि खबर तो मेरे ससुराल भी पहुंचा दी गई थी, लेकिन वहां से कोई नहीं आया था। 2 दिन बाद जब पापा ने मुझसे लेट आने का कारण पूछा तो मैंने उन्हें सारी बात बता दी। दुख के साथ साथ अब पापा गुस्से से भर चुके थे, क्योंकि वह समझ चुके थे मेरे लेट पहुंचने का कारण केवल और केवल राजीव और मेरे ससुराल वाले हैं, जिन्होंने परमिशन की गंदी राजनीति की वजह से मुझे यहाँ पर आने से रोका। खैर, उस समय वह बात आई गई हो गई। तीये की बैठक में अनीता के सास ससुर और राजीव भी आए थे। ऐसे समय में पापा ने सभी मेहमानों के बीच में अनीता के ससुर जी से अनीता के यहाँ रहने की परमिशन मांगी, क्योंकि माँ की मृत्यु के बाद इतना तो बेटी का हक होता है कि सारे रीति रिवाज पूर्ण होने तक वह यहीं रहे। हालांकि यह तो होना ही था, लेकिन फिर भी ऐसे समय में पापा का यूँ परमिशन लेना मुझे समझ में नहीं आया। फिर भी अनीता ने उनसे कोई सवाल नहीं किया। रात तक लगभग सभी मेहमान जा चुके थे। तब अनीता ने पापा से परमिशन वाली बात जानी चाहिए। तब पापा ने बताया कि अब तक ये लोग परमिशन के नाम पर ही तुम्हें यहाँ आने से रोक रहे थे ना, इनकी वजह से तुम आखिरी बार देवकी जी से नहीं मिल पाई, लेकिन अब ये लोग तुम्हें यहाँ रहने की परमिशन दे चुके हैं, वह भी इतने लोगों के बीच में। इसलिए अभी नाटक नहीं कर सकते, और अब मैं तुम्हें यहाँ से जाने की परमिशन नहीं दूंगा तब तक जब तक ये लोग नाक रगड़ते हुए तुम्हें लेने नहीं आएंगे। माना कि हमारे बुजुर्गों ने परमिशन का रिवाज हमारे संस्कारों में रखा है, लेकिन वह केवल बड़ों का मान रखने के लिए। लेकिन अगर बड़े इसका गलत फायदा उठा रहे हैं तो उन्हें सबक सिखाना जरूरी है। इसलिए अब तुम भी आराम से यहाँ पर रहो। तुम अपने पिता के घर में हो, किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई तुम्हें कुछ बोल सके। पापा की कहे यह सब अनीता को हिम्मत दे रहे थे, वरना अनीता तो टूट ही गई थी। एक तरफ ससुराल वालों का यह व्यवहार और दूसरी तरफ माँ को खोना, उस पर भी आखिरी बार उनसे ना मिल पाना। लेकिन आज पापा अनीता को एक अलग ही ताकत दे रहे थे। कहने के लिए उस समय अनीता के पास शब्द नहीं थे। बस पापा से लिपटकर आंखों से अश्रुधारा को बह जाने की इजाज़त दे दी।
12वीं का कार्यक्रम संपन्न होते ही राजीव और मम्मी जी के फ़ोन आने शुरू हो गए और मुझे वापस आने के लिए कहा जाने लगा। लेकिन पापा के कहे अनुसार अब मैं भी यही जवाब देती थी, परमिशन लीजिए। और जब वह लोग पापा को फ़ोन करते तो पापा कोई न कोई बहाना बनाकर उन्हें टाल देते। हालांकि अनीता का मन खिन्न हो चुका था, वह बहुत कुछ सुनाना चाहती थी, लेकिन केवल सही मौके की तलाश में थी और जानती थी कि वह ज़रूर आएगा। लगभग 15 दिन बाद अचानक राजीव का फ़ोन आया और उन्होंने बताया कि मम्मी जी सीढ़ियों से फिसलकर गिर गई हैं, जिनके चलते ही उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। सिर पर काफ़ी गहरी चोट है और इसी वजह से अनीता तुम्हें जल्द से जल्द वहां पहुंचना होगा। बस फिर क्या था, मैंने भी उसी दिन वही राग अल्पाना शुरू कर दिया कि पहले पापा से परमिशन ले लीजिए, फिर मैं आ जाऊंगी। मेरी बात सुनकर राजीव को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वह जानते थे कि ऐसे समय में अगर उन्होंने गुस्सा किया तो बात बिगड़ सकती है। इसलिए एक बार फिर से अनीता को समझाने लगे, देखो ये तुम्हारा परिवार है, हम तुम्हारे अपने ही हैं और मम्मी की कंडीशन इस समय खराब है। तीनों दीदी उन्हें संभाल नहीं पा रही हैं, इसलिए प्लीज़ तुम आ जाओ। तुम्हारे बिना यहाँ पर कुछ भी सही नहीं है। लेकिन इस बार अनीता भी अपनी बात पर अडिग थी। देखो राजीव, जब मैं आ रही थी ना, तब आपने मुझसे यही कहा था कि पहले पापा को बोलो परमिशन लेने के लिए। अब सिचुएशन वही है, लेकिन मेरी जगह पर आप खड़े हैं तो फिर अब मैं कह रही हूँ कि आप आपके पापा को बोलिए, मेरे पापा को फ़ोन करके परमिशन लें, उसके बाद ही मैं आऊँगी। और हाँ, वैसे भी तीनों दीदी हैं ना, मम्मी को आराम से संभाल सकती हैं। मेरे रहने या ना रहने से क्या फ़र्क पड़ता है आपको। इतना कहकर अनीता ने फ़ोन काट दिया। शाम होते होते पापा के पास ना जाने कितने फ़ोन आ गए, लेकिन पापा ने किसी न किसी बहाने बात को टाल दिया। लेकिन उन्हें यह ज़रूर पता चल चुका था कि मम्मी जी को ज़्यादा चोट नहीं आई है, वह घर आ चुकी हैं। लेकिन उन्हें सेवा की ज़रूरत है और ऐसे में उनकी तीनों बेटियों ने पल्ला झाड़ लिया है। एक एक करके तीनों ने टिकट बनवा ली है अपनी वापसी की। इसलिए अब बार बार अनीता को फ़ोन करके वापस बुलाने के लिए पापा को फ़ोन करके परमिशन ली जा रही है। अभी पापा मुझे यह सब कुछ बता ही रहे थे कि एक बार फिर से फ़ोन बज उठा। एक बार फिर से अनीता के ससुर जी का ही फ़ोन था। देखिए समधी जी, जो मैं 4 बार फ़ोन कर चुका हूँ, लेकिन किसी न किसी वजह से बातचीत नहीं हो पा रही है। आप मेहरबानी करके बहू को भेज दीजिए। समधी जी, जब मेरी पत्नी देवकी जिंदगी और मौत के बीच में झूल रही थी, उस समय मेरी बेटी अनीता ने भी मायके आने के लिए समधन जी से पूछा था, लेकिन तब आपने ही उसे कहा था ना कि फ़िलहाल हम परमिशन नहीं दे रहे हैं। तो फिर बस समधी जी, अब हम परमिशन नहीं दे रहे हैं। समधन जी तो केवल सीढ़ियों से गिरी हैं, बीमार हैं और उम्मीद है कि जल्दी ही ठीक भी हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पर देवकी जी आखिरी सांसें गिन रही थी। ऐसे समय में भी आपने एक बेटी को उसकी माँ से मिलने के लिए बहुत तड़पाया और इसी वजह से वह अपनी माँ से आखिरी बार मिल भी नहीं पाई। तो फिर अब किस मुंह से आप उम्मीद रखते हैं कि आपको ज़रूरत पड़ने पर हम परमिशन दे देंगे? क्या मेरी बेटी केवल आपके यहाँ पर काम करने के लिए, अपनी जिम्मेदारियाँ निभाने के लिए ही ब्याही गई है? उसकी अपनी कोई ज़िंदगी नहीं है, उसकी अपनी कोई सोच, कोई पहचान, कोई इच्छा नहीं है। यहाँ तक कि उसे अपनी मरती हुई माँ से मिलने के लिए भी आप लोगों से परमिशन मांगनी पड़ रही है। माफ़ कीजिएगा, लेकिन अगर इतनी छोटी सोच आप रखते हैं तो फिर हमें यह रिश्ता तोड़ने में भी कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन हाँ, आपकी वजह से मेरी बेटी अपनी माँ से आखिरी बार नहीं मिल पाई, सिर्फ आपकी वजह से। भगवान ना करे कि कल को आपको भी ऐसा ही दिन देखने को मिले। इतना कहकर पापा ने फ़ोन रख दिया। बस उसके बाद से ही राजीव लगातार फ़ोन किए जा रहे हैं, अनीता को मनाने के लिए मैसेज भी कर रहे हैं। लेकिन अनीता सोच रही थी, सच कहूँ, जिस इंसान की वजह से अनीता अपनी माँ से अंतिम बार मिल नहीं पाई, मैं उन्हें कभी माफ़ नहीं कर सकती, कभी नहीं।
इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।